पीडीए के नाम अचानक सोते सोते उठ करके नहीं आ गया। जैसे सोते सोते नोटबंदी याद आ गई मोदी जी को, सोते सोते किसानों की समस्या याद आई, सोते सोते उन्हें जीएसटी याद आ गई, उठे अचानक लागू कर दिया कि अब तो 85% इकट्ठा हो जाएगा गठबंधन के लिए। इसलिए इन्होंने एक चेहरा ढूंढा कुर्मी समाज से कि उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो एक लॉलीपॉप और दिया बीजेपी ने। इससे पहले भी 2017 के चुनाव में केशव मौर्य जी को इस्तेमाल किया, उनके चेहरे को इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक योगी बाबा को गोरखपुर से मठ से ला करके, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं, उनको लाके यहाँ बैठा दिया। लेकिन एक बेईमान और एक स्वार्थी चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष बना, उसकी वजह से देश के अंदर माहौल खराब हुआ। और ये बिहार का चुनाव नहीं है, कलकत्ता का चुनाव है, ये पश्चिम बंगाल में वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। एसआईआर एक वोट चोरी का माध्यम है। जो ये लोग हैं वो आरएसएस भाजपा मानसिकता के ज्यादातर लोग लगाए गए हैं। वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन आपने बाबरी रख करके एक कंट्रोवर्सी पैदा किया भाजपा की सारे पर। पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी जी हमारे साथ हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूछेंगे क्या विषय है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे कहना था कि जैसे ही देश के अंदर तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित समाज के लोग जब किसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, और उसको बनवाने के लिए उन्हें कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर, लेखपाल कानूनगो का, तहसीलदार का चक्कर लगाना पड़ता है, और वो समय पर बनाते नहीं है। कोई न कोई उसमें कमियां छोड़ के, खामियां छोड़ करके उनको दौड़ाते हैं, और उसके एवज में उनसे वसूली भी की जाती है। तो ऐसे में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते, वो बेचारे खामोश हो जाते हैं और सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो सरकार की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं, और वो योजनाएं उन्हीं लोगों के लिए है, तो वो लोग लाभ नहीं उठा पाते उसमें। तो मैंने ये एक विचार किया, क्यों ना माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख करके और ये सुझाव दिया कि अगर आधार कार्ड में जातियों का विवरण अगर दर्ज हो जाएगा तो इससे लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और जहां भी जाएंगे आधार कार्ड दिखाएंगे, उससे सारे विवरण होंगे, चिप होगा और उसको ट्रेस कर लेंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो ये सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, इस वजह से और तेज हो जाएगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। इसलिए हमने एक पत्र लिखा और हमारे उस सुझाव को उन्होंने दर्ज कर लिया और ये कहा कि हाँ, हम आगे इस पे काम करेंगे। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि जो आपने हमारे सुझाव को दर्ज किया है, उसका क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंट करके, ताकि ये तमाम पिछड़े, दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिले। और मेरा मतलब ये कोई नहीं कि मैं पसमानदा मुसलमान से हूँ तो ये लाभ पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा। ये जाति धर्म सभी जो देश में रहते हैं, ये सब के लिए है, जिनको जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। तो वो तो जब दर्ज हो जाएगा तो पता चलेगा कि ओबीसी या दलित या आदिवासी हैं, और जिनके आधार कार्ड पर नहीं दर्ज होगा तो ये मानी सी बात जनरल कास्ट के हैं। तो एक ही आसानी हो जाएगी। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ में प्रधानमंत्री जी इस काम को का क्रियान्वयन तेजी से कराएं। कल बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है पंकज चौधरी, जो कुर्मी समाज से आते हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी का जो पीडीए है, उसको कार्ड को लेकर पंकज चौधरी को लाया गया, क्या कहेंगे? इस देश और प्रदेश के अंदर पीडीए की कार्ड कुछ भी नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन पीडीए एक मजबूत स्तंभ की तरह है, और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े सूझबूझ और बड़े हिकमत अमली के साथ में और बड़े विचार के बाद में ये पीडीए का जो नाम दिया है, ये पीडीए का नाम अचानक सोते सोते उठ करके नहीं आ गया। जैसे सोते सोते नोटबंदी याद आ गई मोदी जी को, सोते सोते उन्हें किसानों की समस्या याद आई, सोते सोते उन्हें जीएसटी याद आ गई, उठे अचानक लागू कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर शोध किया, अपने तमाम एक्सपर्ट से विचार विमर्श किया, और पिछड़े वर्ग के उन लोगों के बीच में बैठ करके ये फार्मूला तैयार हुआ, और एक न कभी कटने वाला ये पीडीए लोहे के आरी से भी नहीं कटेगा, ऐसा ये पीडीए बना है। और सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित और सब लोग समझ गए हैं, अल्पसंख्यक के लोग, कि ये पीडीए का जो नारा है, ये हमारे लिए 85% लोग इस पीडीए से रगबत रखते हैं। और इस पीडीए को घबराहट, पीडीए बनने के बाद जो बीजेपी के अंदर जो घबराहट है,
एक दहशत आई कि अब तो 85% इकट्ठा हो जाएगा अखिलेश जी के लिए, तो महागठबंधन के लिए, इसलिए इन्होंने एक चेहरा ढूंढा कुर्मी समाज से कि उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो एक एक लॉलीपॉप और दिया बीजेपी ने। इससे पहले भी 2017 के चुनाव में केशव मौर्य जी को इस्तेमाल किया, उनके चेहरे को इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित और पिछड़े मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज में इस बात का संदेशा गया कि अब एक पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री बनेगा प्रदेश का। सर जैसे ही पूर्ण बहुमत में आए और उनको किनारे किया, और एक योगी बाबा को गोरखपुर से मठ से ला करके, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं, उनको लाके यहां बैठा दिया। तो ऐसे में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनमें निराशा हाथ आई उनको कि चेहरा मेरा इस्तेमाल हुआ, हमने तो केशव के नाम पे वोट दिया, सरकार बनाई थी, और मुख्यमंत्री कोई और। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने अपनी उस गलती सुधार करने के लिए जनता मैसेज दिया कि इस बार केशव जी बनेंगे दोबारा। लोगों को लगा कि हो सकता है इस बार इनकी बारी हो। फिर 2024 में 22 में उन लोगों ने उस मौर्य जी के चेहरे पर वोट दे दिया, लेकिन फिर वही उनके साथ धोखा हुआ। फिर योगी बाबा जी आ गए मुख्यमंत्री बन करके। तो अब पीडीए समाज के लोगों को ये लग गया कि बीजेपी हमारे वोट को तो लेना चाहती है जाति धर्म के नाम पर, हमारे जातियों को वोट को तो चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। और ना तो शासन सत्ता सरकार में उनके आबादी के हिसाब से भागीदारी देना चाहती है। सरकारी नौकरियों में इनको निगलेक्ट किया गया। सिविल सर्विसेज में कौन लोग आए, आपने पढ़ा, सबने पढ़ा, उसमें कहाँ है पीडीए के लोग। इसलिए अब इन पिछड़े दलित आदिवासियों के दिमाग में बात आ गई कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी दिया, जिसके वो महानायक हैं, उसके वो संस्थापक हैं, वो नारा एक खंडित ना हो वाला नारा है, और सारे लोग उस नारे पर झूम रहे हैं। और 2027 में आने वाले वक्त पीडीए के फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, और देश के अंदर गठबंधन भी मजबूत रहेगा। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। हुमायूं कबीर है जो टीएमसी से निलंबित विधायक है। कहा जाता है कि बीजेपी, पहले बीजेपी में थे, उनका एक प्लान है ये करने का, बंगाल चुनाव जीतने का। देखिए, बंगाल के चुनाव सर पे है। बीजेपी समय समय पर कोई ना कोई शिगुफा छोड़ती है। तो उनको लगा कि बिहार में हमने कई शिगुफे छोड़े, चाहे एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, लोगों के नाम वोट नहीं दे पाए उसके नाम पर, और ईवीएम के नाम पर, जो उन्होंने सारे हथकंडे अपना के बिहार के चुनाव को प्रभावित किया। अब देश की जनता ने भी देखा, इतना निकम्मा चुनाव आयोग कभी नहीं रहा। लोगों ने जब ज्ञानेश कुमार के इस कृत्य को देखा, वोट चोरी खुली सरकार के इशारे पर काम करते देखा, तो लोगों ने टीएन शेषन को याद किया। और टीएन शेषन को याद किया कि अब देश को एक टीएन शेषन की जरूरत थी, लेकिन एक बेईमान और एक स्वार्थी चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष बना, उसकी वजह से देश के अंदर माहौल खराब हुआ। और ये बिहार का चुनाव नहीं है, कलकत्ता का चुनाव है। ये पश्चिम बंगाल में आप पढ़े लिखे लोग हैं, वहां इन सब बातों में नहीं आते लोग। ममता बनर्जी पे लोग विश्वास करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी वो परिवारवाद और उनकी ईमानदारी और उनकी साफगोई वहां की जनता पसंद करती। कलकत्ता ही नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के अंदर उनकी ईमानदारी की ढिंढोरे पिटते हैं। तो वहां की जनता जानती है कि ममता दीदी अगर गई तो एक बेईमान के हाथ में अगर पश्चिम बंगाल आ गया तो ये लूट जाएगा। इसलिए उस बंगाल को बचाए रखने के लिए वहां के लोग ममता जी के नाम पे जुटे हैं, और इसीलिए भाजपा ने वहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए एक नया शिकवा छोड़ा हुमायूं के नाम पे। हुमायूं कौन था? वो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता था। बाद में फिर वहां उनको यहाँ भेजा, जब इनकी बदमाशी देखा तो ममता जी ने उनको अलग किया। तो ये तो प्लानिंग थी, ममता जी भाग गई कि ये कहीं ना कहीं कोई शिकवा छोड़ेगा, उनको अलग किया। और बीजेपी ने उनको पिछले दरवाजे से तैयार किया और कहा कि जाओ बनाओ, सब खर्चा देंगे, और बना के उसका नाम बाबरी रखो। मस्जिद बनाते, मुझे कोई एतराज नहीं था, देता कि अल्लाह घर है बनना चाहिए। अगर आपको अल्लाह घर बनाना है तो आप तमाम नबी के नाम से रख देते, मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम रख देते, बहुत से पैगंबर गुजरे उनके नाम से रख देते, मदीना मस्जिद रख देते, काबा कुछ भी रख देते। लेकिन आपने बाबरी रख करके एक कंट्रोवर्सी पैदा किया भाजपा के इशारे पर। ये भाजपा का प्यादा है, ये भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। इसलिए कलकत्ता एवं पश्चिम बंगाल की जनता नहीं,
इस देश का मुसलमान उनका विरोध करता है और मैं भी उनका विरोध करता हूं कि उस नाम का मस्जिद का नाम मस्जिद जो बन रही है वो बीजेपी की सारे बन रही है, वो अल्लाह के घर बनाने में उनकी नीयत में खोट है। तो अल्लाह के घर जो बने वो ईमानदार और साफगो जो इंसान हो उसी का मुसलमान समर्थन करता है। बीजेपी की सारे बनाने वाली मस्जिद जिसमें नाम भी बाबरी दिया उसका कोई मुसलमान देश का समर्थन नहीं करता। मैं भी इसका पुरजोर घोर विरोध करता हूँ। लास्ट सवाल है, एसआईआर 12 राज्यों में चल रहा है, यूपी में 15 दिन बढ़ा दिया गया है। विपक्ष कहता है कि एसआईआर पर बीजेपी बात करना नहीं चाहती है और चुनाव आयोग कह रहा है कि 99% एसआईआर यूपी में पूरा हो चुका है। कैसे देखते हैं? देखिए ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के डेटा है और प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री के डेटा है। इस देश के अंदर जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, युवक है, वो जब ये डेटा पेश करते हैं तो वो सर्च करके हंसता है। बड़े शर्म की बात है देश के जो उच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जब अपने कामों का डेटा गलत तरीके से पेश करते हैं तो पढ़ा लिखा नौजवान वहीं पे धीरे से सर्च कर लेता है गूगल पे और सही आंकड़ा जान जाता है तो हंसता है कि ये क्या मजाक बना रखा है। मतलब कितना जनता के आंख में धूल झोंकोगे। तो एसआईआर एक वोट चोरी का माध्यम है, इसकी ऐसी जरूरत नहीं थी। फॉर्म नंबर 6-8 जो पहले होता था उस तरीके से चुनाव आयोग को चाहिए था कि उसी तरीके से जो लोग नाम छूटे थे उनका नाम जोड़ना चाहिए था। जो लोग यहाँ नहीं चले गए, पलायन कर गए, उनका नाम काटना चाहिए था। होता रहा हमेशा, जो लोग चले गए उनका नाम कटा। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। वो एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन अफसोस के साथ में ये दिक्कत हो रही कि चुनाव आयोग इस तरह पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तो एक तरफ अभी एक पत्रकार साथी ने कहा कि योगी जी ने कहा मेरे लोगों के 3 लाख वोट नाम काटे गए। भाई अगर काटे गए जुड़वा लीजिए, सरकार आपकी है, चुनाव आयोग आपका है, केंद्र सरकार आपकी, प्रदेश में आप है, मीडिया आपकी, सब कुछ तो आप ही का है। अगर आप लोगों के नाम कटे तो जो एसआईआर में नाम आए तो वो तब तक एसआईआर चलती रहेगी जब तक जो एसआईआर के सारे फॉर्म बटे वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक एसआईआर चलती रहे। उसको इतने कम समय में ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप एसआईआर का टाइम एक हफ्ता बढ़ाते हैं। अरे कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप चुनाव आयोग को कहिए कि अधिकारी कहिए कि उनकी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग अधिकारियों को टारगेट दे कि इतने महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जितने भी एसआईआर के फॉर्म बटे हैं एक एक फॉर्म अंकित हो जाना चाहिए, वरना हम सबको सस्पेंड करेंगे। इस सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उस जिम्मेदारी से भाग करके बचना चाहती है कि बिहार की तरह जल्दबाजी में हम एसआईआर करें और लोगों को नाम कट जाए। इस एसआईआर में सरकार गलत बोलती है। अब बहुतों को नाम छूटे हैं, मेरे पास फोन आते हैं, उस एरिया में फॉर्म नहीं बटे हैं, बीएलओ जाते नहीं हैं और बीएलओ गलत तरीके से, जो बीएलओ हैं वो आरएसएस भाजपा मानसिकता के ज्यादातर लोग लगाए गए हैं। वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। तो पक्की ये वोट चोरी बेईमानी का एक एक तरीका है एसआईआर। ये साफ कोई नजर नहीं आती है। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि एसआईआर जब अगर आप कर रहे हैं तो सच में ये इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए जब तक सारे फॉर्म ना आ जाए। और जो फॉर्म नंबर 8-6 आप बढ़ाने जा रहे हैं, नए वोटर जोड़ेंगे, जो लोग वहां प्लान करके उनका नाम काटेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, वो एक एक घर घर जाकर नौजवानों को बीएलओ अगर जोड़ लेते हैं तब तो चुनाव आयोग की कामयाबी है, वरना चुनाव आयोग फेल है, सरकार भी फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है चुनाव आयोग वो बीजेपी की इशारे पर काम कर रहा है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।